आइए आज हम लोग नौवीं की हिंदी में गद्य खंड में चलेंगे और इस गद्य खंड में हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। ये पाठ का नाम है। बच्चों, इनके जो लेखक हैं वह हरिशंकर प्रसाद परसाई जी हैं। हरिशंकर प्रसाद परसाई जी व्यंग के रचनाकार हैं। प्रेमचंद के फटे जूते हम लोग पढ़ रहे हैं। हरिशंकर प्रसाद परसाई जी लेखक हैं और एक निबंधात्मक शैली में इन्होंने व्यंग के रूप में यहाँ पर इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई जी के विषय में हम लोग जान लें कि इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जमानी गांव में हुआ था। हरिशंकर प्रसाद परसाई जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, मैंने पढ़ाया और सन 1947 में से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में आदरणीय श्री हरिशंकर प्रसाद परसाई जी का निधन हो गया और एक हिंदी के व्यंग्य लेखकों के में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, उपन्यास तब की बात और भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा और दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। लेखन से उनका जो लेखन है वह युग परिवर्तन की चेतना पैदा करता है और कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ गई। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। मतलब आज के दिखावे पर लोग कितना चलते हैं और कितना आज के दिखावों का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद्र जी बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया करते थे। प्रेमचंद के एक चित्र के सामने एक कहानी का मैं थोड़ा सा सारांश बताता हूँ। प्रेमचंद्र के एक चित्र सामने रखे हैं, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी
कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर गई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के जो सिर हैं, लोहे के जो पतली जो पत्ती टाइप की लगी रहती है, वासर टाइप की, वह सभी निकल गई हैं। और छेद में जो बंद डालने में बड़ी परेशानी होती है, मतलब रस्सी वगैरह डालने में बड़ी परेशानी होती है, तब बंद भी कस लिए जाते हैं। और दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पैर का जूता छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई और सोचता हूं कि फोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी में अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसे हैं वैसे ही फोटो खिंचा रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है? मतलब साहित्य के पुरखे हैं ना वो, तो मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आपको मालूम है मेरे साहित्य के जो आप पुरखे हैं, आपका जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती थोड़ी सी नीचे कर लेने पर उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाह, बड़ा विश्वास। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है। और यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। देखिए, कवि कहते हैं, कवि जहाँ न पहुँचे कवि, लेखक बहुत दूरों तक पहुँच सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये आपकी मुस्कान नहीं है, आप ये व्यंग कर रहे हो। किस पर? हम सब पर व्यंग कर रहे हो। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते, ये खिंचाते ही नहीं। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते नहीं मांगे गए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र छिपा कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है।
ये क्या है? ये व्यंग है। इस निबंध पर पूरा हरिशंकर प्रसाद परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी के इस फोटो पर व्यंग करते हुए कहा है, टोपी 8 आने में मिल जाती और जूते तो उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से ज़्यादा कीमती होता है। ये सही बात है। आज तक जूता हमेशा टोपी से ज़्यादा कीमती रहा। टोपी की कीमत से ज़्यादा जूते की कीमत रही है, पहले भी और आज भी। पगड़ी की कीमत जूते से कम ही होती। तो इस प्रकार व्यंग करते हुए कह रहे हैं, एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्यों के मारे हुए होते। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर का अच्छा ही दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे से नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल सच है। आजकल ज़माना, पहले प्रेमचंद्र जी पर्दे का महत्व नहीं जानते थे, और आज हम लोग पर्दे पर आने के लिए जाने क्या क्या करने को तैयार हैं। पर्दे का महत्व हम लोग आज पर्दे के लिए जाने क्या क्या कुर्बान कर दें। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छपा दूं। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात नील गाय हलाकू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मतलब इतनी सारी ये तुलना करते हैं इन सब चीज़ों से। क्या इसलिए तुम्हारी मुस्कान है? क्या इसलिए तुम्हारी मुस्कान है? क्या इसलिए मुस्कान है? व्यंग्यात्मक शैली पर ये कह रहे हैं, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चमत्कार काटते रहे। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। मतलब कह रहे हैं, क्या इतने दूर तक आप गए? क्या आपने तगादा किया? आपने ऐसा क्या किया कि आपके जूते फट गए? क्यों फट गए आपके जूते? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। माने वो यह कहते हैं कि आते जाते पनही घिस गई, हरिनाम भूल गया। तो मतलब कुंभन दास एक कवि थे, एक लेखक थे, जिन्होंने ऐसा लिखा था। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है,
तिनके करबो परे सलाम। जिनको देखने से दुख होता है, आज हमारी ये नसीब है कि हमको आज उनको सलाम करना पड़ रहा है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज पर ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर करके अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदी पहाड़ थोड़े फोड़ते हैं, कोई रास्ता बदल करके घूम भी जाते हैं। तुम समझौता कर नहीं सके? क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते थे, उसकी तरफ हाथ भी नहीं और पांव की उंगली का इशारा करते हो। मतलब ऐसा लगता है कि आपकी जो पांव की उंगली निकल करके आई है, तो वो इशारा करने के लिए निकल करके आई है, जिसको तुम घृणित समझते हो उसके लिए। मैं समझता हूं कि तुम्हारी उंगलियों का इशारा भी समझता हूं। यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए हैं लेकिन तलवा घिस रहा है, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा। मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारा व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। मतलब यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि आपने हम सभी पर हंसा है कि हम लोग पर्दे पर तो रहना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी गंदगी भरी है, इसको समझना नहीं चाहते। आप ये चाहते हो कि बाहर से हम बहुत अच्छे दिखें, अंदर से मन में चाहे कितना गंदा भरा हो, कोई दिक्कत नहीं। आज उन पर आप हंस रहे हो कि मेरी तो पैर की उंगली दिख रही है, लेकिन तुम्हारा तो पूरा तलवा घिसा जा रहा है। तो वह जूता फटना ज्यादा अच्छा है जिसमें उंगली दिखे, या वो जूता घिसना ज्यादा अच्छा है जिसमें तलवा घिसे? इस चीज को कवि ने समझाने का, बाहरी आडंबरों पर न जाओ बल्कि आंतरिक विशेषता लाने का प्रयास करो, कवि यह कहना चाह रहे हैं। बच्चों, आज का यह पाठ पूरा हुआ और आज के लिए इतना ही बच्चों। आगे हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।